भारत देश को अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि एक बीमारी ऐसी है जो हर बीमारियों पर भारी पड़ती है। कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल में यह देश हो, लेकिन अचानक वह बीमारी किसी न किसी कोने से सामने आती है और यह कह जाती है कि सबसे बड़ी बीमारी तो हम हैं। तो महामारियों का इलाज कर लोगे, तुम एक वैक्सीन बना करके इस महामारी से लड़ लोगे, एक नए वायरस से लड़ लोगे, अपने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप करके लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता के जरिए नए रोगों से लड़ने के काबिल बना लोगे। लेकिन उस बीमारी का क्या करोगे जो हजारों साल से चलती चली आ रही है? वो नई महामारियों में भी ऐसे उभर के सामने आती है गोया वह लाइलाज हो। यद्यपि कि उस बीमारी का इलाज इस देश के तमाम दार्शनिकों ने बताया है, मगर इस देश ने ऐसा लग रहा है कि उस बीमारी के इलाज में कोई रुचि ही नहीं दिखाई। शायद इस बीमारी को इस देश का एक तबका एंजॉय करता है। उस बीमारी का नाम क्या है? वह बीमारी है जाति की। जातिवाद वह बीमारी है जो तमाम महामारियों के ऊपर भारी पड़ती है। इसीलिए जब वह महामारी देश लड़ रहा हो महामारी से, उसी वक्त आईआईटी की एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में खुलेआम जातिवाद करती हुई नजर आती है, गालियां देती है अपने विद्यार्थियों को, और उसके बाद वहां से वह सफर शुरू होकर के अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी में कह रहे हैं, उस BHU के एक प्रोफेसर जो डीन भी रह चुके हैं, कौशल किशोर मिश्रा कुछ नाम ऐसा है उसका, वह खुलेआम उस बीमारी का शिकार होकर के लिखते हैं कि WHO ने कहा कि 60% डॉक्टर नाकाबिल हैं। WHO को कहां पता कि यहां लोग आरक्षण से आते हैं? यह है असल बीमारी। आप प्रोफेसर हैं और आप अपनी कक्षा में कैसे इंजीनियर बनाएंगे जब आप जातिवादी गालियां दे रहे हैं? आप प्रोफेसर रह चुके हो, आप डीन रह चुके हो और आप एक झूठी बात कह रहे हो। WHO ने कहां कहा है कि 60% डॉक्टर नाकाबिल हैं? हालांकि ऐसा है। इस देश के हर शैक्षणिक संस्थान का अपना सर्वे होना चाहिए और देखना चाहिए कि काबिलियत कहां है इस देश में। और उस काबिलियत के आंकड़े तो इस देश के यह बताते ही हैं कि दुनिया के टॉप 100, टॉप 300 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में इस देश के कौन से विश्वविद्यालय हैं? और जब आरक्षण नहीं था तब इस देश के कौन से विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के आगे खड़े थे? यह विचार तो आपको करना चाहिए। आरक्षण को लेकर के इस देश के आम नागरिकों में एक खास तरह की नफरत भरी हुई है। इस पर मैं अलग से बात करता ही रहता हूं और बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस एक बात पर फोकस करके यह वीडियो आपके सामने ले आ रहा हूं। इस बात पर आप विचार करिएगा कि आम नागरिक अगर आरक्षण पर भ्रम रखता है, गलत राय रखता है, तो वह उतना खतरनाक मैं नहीं समझता जितना एक प्रोफेसर का आरक्षण पर गलत राय रखने, नफरत रखने, पूर्वाग्रह रखने को खतरनाक मैं मानता हूं। इस बात को मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं। यूं तो एक देश में यह जिम्मेदारी इस देश की सत्ता की, सरकारों की, राजनीति की, सामाजिक संगठनों की, सांस्कृतिक संगठनों की, हर एक लोकतांत्रिक संस्थान की जिम्मेदारी थी कि आप अपने देश की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में इस देश के नागरिकों को समझाएं। आप फेल हुए। बीमारी की वजह क्या है? जातिवाद कहां से पैदा हुआ? जातिवाद कैसे काम करता है? जातिवाद के सिम्टम्स क्या हैं? लक्षण क्या हैं? माइल्ड सिम्टम क्या है और एक्सट्रीम सिम्टम क्या है? यानी कौन बारीक जातिवादी है और कौन खुल्लम खुल्ला जातिवादी है, यह समझाने में एक देश के तौर पर हम फेल हुए हैं। और 70 साल में हम अपने नागरिकों को यह समझा ही नहीं पाए कि जातिवादी कौन है। जिसने 90 के दशक के बाद जाति का शिकार होने के चलते एंटी कास्ट मूवमेंट खड़ा किया, इस देश ने उसे ही जातिवादी कहा है। खोज कर देखिए किन राजनीतिक दल के नेताओं को जातिवादी कहा जाता है, खोज के देखिए।
जो सामाजिक न्याय के हक में बात करने की शुरुआत करते हैं, या जो बहुजन तबके से आते हैं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक इस देश की मीडिया ने, इस देश के आम जनता ने जातिवादी होने का ठप्पा किसके ऊपर लगाया? जो गैर सवर्ण जाति के राजनेता थे। एक राजनीति में आप कल्पना करिए कि राजनीति का जब विश्लेषण आप करेंगे तो एक ही पैमाना आप सभी दलों के ऊपर लागू करेंगे ना। अगर भ्रष्टाचार पैमाना है तो भ्रष्टाचार में सारे लोग एक जैसे, मर्डर करना, अपराध करना, यह एक ऐसी कसौटी है जिस पर सारे राजनीतिक दलों को एक बराबर होकर के नापना चाहिए। लेकिन जेल में कौन जाएगा? उसी गुनाह का शिकार होने के बावजूद कुछ ब्राह्मणवादी सवर्ण नेतृत्व वाली पार्टियों के नेता भारत के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे, 56 इंच का सीना ले आएंगे। भले उन पे कितने भी दंगे के, लाशों के, जख्मों के, लहू बहाने के आरोप रहे हो, वो अपने को हर कोर्ट से बरी कर लेंगे। वो उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे तो अपने सारे मुकदमे वापस करा लेंगे। लेकिन जातिवादी नेता कहकर के किन्हें जेल में डाला जाएगा, इसका विश्लेषण आप करिए। तो आप अपनी जनता को समझाने में फेल हो गए कि ये बीमारी क्या है, इसके माइल्ड सिम्टम क्या है, मैक्सिमम सिम्टम क्या है। लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी भूमिका विश्वविद्यालयों को मानता हूं। जब एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जातिवादी होता है तो इससे ज्यादा खतरनाक उस पूरे देश और समाज के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कल्पना करिए, जिसके जहन में आरक्षण के खिलाफ नफरत भरी हो, वह रोज अपनी 150 विद्यार्थियों की कक्षाओं में जाकर क्या पाठ पढ़ाता होगा। कोई कैमरा इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक नया नया बौद्धिक मन, एक नया नया विवेक, एक नई नई तर्कशील पद्धति विकसित हो रही है एक नौजवान में। और उस समय एक शिक्षक को सबसे ज्यादा तटस्थ होकर के यह समझाने की जरूरत होती है कि देखो, जाति के उत्पन्न होने की ये वजह है। जाति के नाम पर इन जातियों को प्रिविलेज मिला है, सदियों से इन जातियों को इसका फायदा मिला है, और सदियों से इन जातियों को वंचित रखा गया, मनुष्य ही नहीं माना गया। और कर्म के आधार पर कैसे नफरत भर दी गई। हमने जाति को कर्म से जोड़ करके अपने समाज के 85% लोगों को मनुष्य मानने की बुनियादी गर्मिया से वंचित कर रखा। और इसका ये देखो लंबा इतिहास है। और उसके बाद इसके चलते आजादी के बाद भी जाति कैसे खत्म नहीं हो पाई, उसकी वजह ये है। जैसे मेरे विश्वविद्यालय को ही देख लो, मैं जिस विभाग में प्रोफेसर हूं, मेरे विभाग के 50 प्रोफेसरों में 50 के 50 सवर्ण थे जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था। कोई प्रोफेसर ईमानदारी से ये बातें अपनी कक्षा में किया होगा? कल्पना करके सोचिए। कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में क्या पढ़ाता है। होना भी नहीं चाहिए। प्रोफेसर होने का मतलब यह है कि वह आजाद ख्याल हो। प्रोफेसर पे जो देश बंदिशें लगाएगा, कैंपसों पे जो देश बंदिशें लगाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी पर पाबंदियां लगाई जाती हैं वो एक प्रोफेसर पर नहीं लगाई जाती। प्रोफेसर आजाद होकर के अपने ख्यालात को लिख सकता है, सोच सकता है, उसके कलम पर बंदूक का पहरा नहीं होता। एक लोकतांत्रिक देश की बुनियादी शर्त यह है कि वो अपने सबसे ज्यादा सोचने वाले मस्तिष्क को सबसे ज्यादा आजादी दे, और आजादी दे ताकि एक कौशल किशोर मिश्रा लिखे कि हां, आरक्षण की वजह से नाकाबिल लोग आते हैं इस संस्थानों में। एक सीमा सिंह प्रोफेसर कहे कि तुम लोग आरक्षण के लोग हो, तुम लोग बर्बाद लोग हो, बास्टर्ड हो। यह आजादी है। और अगर आजादी ना होती तो सीमा सिंह डर करके भीतर भीतर जातिवाद कर रही होती, कौशल किशोर मिश्रा भीतर भीतर जातिवाद कर रहा होता। हमें तो कभी पता ही नहीं चल पाता, जैसे ब्यूरोक्रेसी में चलता है। जहां जहां पाबंदियां हैं वहां वहां जातिवाद जितना महीन है कि आप पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालयों के जातिवाद ने किस तरह से इस पूरे देश का नुकसान किया, यह आप भी सोचिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, क्या इस देश में ईमानदारी से सिलेबस बनाया गया कि जातिवाद क्यों है, जातिवाद कैसे खत्म होगा? जाति का विनाश देखो, एक पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर ने, इसमें लिखा है कि जातिवाद ऐसे ऐसे खत्म होगा। गुलामगिरी एक पुस्तक है, यह देखो तुम्हारे सिलेबस में लगी है, और गुलामी की वजह यह है, और गुलामों को गुलामी से मुक्ति दिलाने का मानववादी सिद्धांत है फूले का। पेरियार जेंडर डिस्कोर्स की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। पेरियार कहते हैं कि जातिवाद बहुत बुरी चीज है, जातिवाद खत्म होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया देखो जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं।
आपके सिलेबस में नैतिक शिक्षा की कक्षाओं में पंचतंत्र की कहानियां शामिल हैं, जिन पर विश्वास अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। लेकिन जहां मनुष्यता का विचार है, आपने तो उसे पाठ्यक्रम में ही नहीं रखा। फूले अम्बेडकर पेरियार, तो आप प्रोफेसर थे, आपने पढ़ा नहीं, आपने अपनी कक्षा में जाकर ईमानदारी से सच कबूल नहीं किया कि आरक्षण लागू न होने पर यह सारे विश्वविद्यालय मां सरस्वती के पावन प्रांगण थे। और अब आपको यह कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया कि जहां जहां आरक्षण लागू नहीं है वहां वहां देख लो दलित पिछड़े आदिवासी कितने पहुंच पाए। आरक्षण इस वजह से दिया गया, आरक्षण में यह दिक्कतें हैं, इसको ऐसे दूर करना चाहिए। सवर्ण तबके में यह समझाने की जरूरत किसकी थी, यह समझाना किसकी जिम्मेदारी थी कि आरक्षण नफरत की चीज नहीं है, विश्वविद्यालयों की। तो जो प्रोफेसर खुद ही आरक्षण नहीं समझ पाया, जिस प्रोफेसर के जहन में खुद ही आरक्षण विरोधी विचार है, वो अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ पाया, उसने कितनी पीढ़ियां बर्बाद की होंगी, यह बात कल्पना के परे है। इसलिए मैं इस कौशल किशोर मिश्रा या सीमा सिंह, इन सारे प्रोफेसरों के बहाने यह बात आपसे कर रहा हूं कि आप सोचिए कि विश्वविद्यालयों में जहां सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी जाति पर एक समझ बनाने की, आरक्षण पर एक समझ बनाने की, वो किस हद तक फेल हुए हैं। हम फेल समाज हैं क्योंकि हमने सबसे गंभीर बीमारी को लाइलाज रहने दिया, बशर्ते कि उसका इलाज था। हमने इलाज तक जाने ही नहीं दिया, क्योंकि इस बीमारी से कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, प्रिविलेज में थे, समाज के ऊंचे पायदानों पर बैठे थे। विश्वविद्यालयों के 99% पदों पर आज भी वही बैठे हुए हैं। थोड़े से दलित पिछड़े आए तो उन्हें जातिवादी कहा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती। छात्रों को नंबर कम देने से लेकर के उन्हें फेल करने तक, क्या ये किससे कभी कहे जाएंगे कि कैंपस में कास्ट कहां है? कौन कहेगा उन अफसानों को कि रिसर्च में एडमिशन लेने के लिए एक प्रोफेसर ने पूरी जीवन किसी गैर बिरादरी, अपनी बिरादरी से हटकर किसी दूसरे बिरादरी के शोधार्थी को शोध ही नहीं कराया? कौन कहेगा यह किस्सा कि वह प्रोफेसर अपने यहां आए हुए एक विद्यार्थी से पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है? अरे तुम्हारी यह जाति है तो तुम अपनी जाति वाले उस प्रोफेसर के पास जाओ, उसके चैम्बर में सबसे ज्यादा विद्यार्थी उसकी जाति के बैठते हैं, नौकरियां उसने सबसे ज्यादा अपनी जाति के लोगों को दी। कौन कहेगा इन किस्सों को कि जब इस बहुजन तबके के लोग, आरक्षण वाले लोग आने शुरू हुए तो तुमने कितने कोर्ट मुकदमे किए, तुमने हर बार रोस्टर को बिगाड़ा, और नहीं तो 10-20 साल हुआ नहीं कि तुमने रोस्टर को कितनी बार रोका है संसद में बैठ करके, सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके। अभी 2018-19 में रोस्टर आंदोलन गुजरा नहीं है बहुत दिन, कोर्ट, सरकार सब मिलकर के एक, और भारत बंद जैसा एक बड़ा आंदोलन ना होता तो 13 पॉइंट रोस्टर चलता। 200 पॉइंट रोस्टर है तो इस देश के कितने कैंपस में सही रोस्टर बना है? कितने विद्यार्थियों को तुमने इतना मजबूर किया कि वो आत्महत्या करने का शिकार हुए? वो आत्महत्याएं नहीं है, वो सांस्थानिक हत्याएं हैं। कौन कहेगा कैंपस के इन किस्सों को? अगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जाति और आरक्षण पर यह समझ रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए पूरे देश को ठहरना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि आप पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। आप घर में नफरत का बीज लेकर के एक बच्चा चलता है ना, कि प्राइमरी स्कूल में या शुरुआती स्कूल में वो कैसे जान जाता है कि वह बच्चा दलित है, उसके साथ मुझे नहीं बैठना है? क्योंकि बचपन से ही, पैदा होते ही उसके घर से उसको जातिवाद सिखा दिया गया है। और जाति के शिकार जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवादी हैं। तो समाज के रूप में आप फेल हुए ही हैं, आप देश के रूप में विश्वविद्यालयों में फेल हो गए हैं। इसलिए कौशल किशोर मिश्रा, सीमा सिंह, वो तो उथले जातिवादी हैं, ये अपने जातिवाद को छिपा नहीं पाए, ये बारीक जातिवादी नहीं है, इनका जातिवाद दिख गया, आप इसका विरोध कर रहे हैं। अनगिनत सीमा सिंह, अनगिनत प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा पूरे देश के हर कैंपस के, हर डिपार्टमेंट के, हर डिग्री कॉलेज के हर कैंपस में बैठे हुए हैं। कई को तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी चमड़ी के 1-2 परत उतारने के बाद पता चलता है कि वो प्रगतिशील नहीं, वो तो जातिवादी निकले।
यह विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं कैंपस में कास्ट को लेकर, आप क्या सोचते हैं कैंपस में जातिवाद को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात विचार होनी चाहिए और बचाना चाहिए। अगर आप बचा सकते हो तो पीढ़ियां बचाइए और पहचानिए उन प्रोफेसरान को, पहचानिए उन कैंपसेस को जो आपकी मनुष्यता पर खतरा है। हर तरह की बीमारियों के ऊपर सबसे बड़ी बीमारी है, उसका इलाज हमारे यहाँ के देसी वैज्ञानिकों ने, समाज वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बता रखा है। फूले, अंबेडकर, पेरियार ने बता रखा है। जरूरत इस बात की है कि इसकी डोज हर नागरिक को मुफ्त में प्राथमिकता के आधार पर दी जाए, ताकि ये लाइलाज नहीं, इसका इलाज है और यह बीमारी सदियों से चली आ रही है। कुछ वर्षों में हम इसे दूर करें ताकि हम सब मिलकर वास्तव में एक देश को, राष्ट्र को, एक भूगोल को राष्ट्र बनाएं, एक समाज को मनुष्यता का समाज बनाएं। आपके जहन में इन सारे विचारों पर क्या ख्यालात हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।